2024 के आम चुनाव में बीजेपी के रथ को रोकने के लिए बेंगलुरु में जुटे हैं राजनीतिक दल। 2 दिनों तो चलेगी बैठक। कल होंगे शामिल शरद पवार और ममता बनर्जी। विपक्षी गठबंधन पार्ट 2 पटना में हुई पार्ट 1 से है कितने मजबूत दिखेगा कल। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने 38 सहयोगी दलों के साथ होने की बात कही है। कल होगा विपक्षी एकता और एनडीए की अहम बैठक। एनडीए ने कसा तंज कहा, बेंगलुरु में जमा हुए हैं भानुमति का कुनबा। अगले साल होने वाले आम चुनावों में अब 1 साल से भी कम समय शेष है। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के बदले विपक्षी दल नए महागठबंधन की रूपरेखा बनाने में लग गए हैं। सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन में जहां एक और नए दलों का जुड़ना जारी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल अपने अंतर्विरोधों को दूर करने की कोशिशों में बैठकों में लगे हैं। बात एनडीए की करें तो मंगलवार को दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक होने जा रही है। इसके लिए एनडीए के पुराने दलों के साथ ही तमाम नए दलों या फिर दोबारा एनडीए में जुड़ने वाले दलों को न्योता भेजा गया है। मंगलवार की बैठक से पहले सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने गठबंधन का ब्यौरा पेश किया और कहा कि 38 दलों ने शामिल होने की पुष्टि कर दी है। 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जिनकी कंफर्मेशन आई है। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है और कुल मिलाकर के जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, उस डेवलपमेंट के एजेंडे को परस्यू करने के लिए जो इंडियन पॉलिटी में, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में जो लोगों की चाहत बढ़ी है और हर देश के कोने कोने में पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट के साथ अपने आप को समावेश कर रही हैं, उसके कारण से स्कोप ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हैज इंक्रीज्ड। जेपी नड्डा ने कहा कि हाल के दिनों में देश में एनडीए का स्कोप बढ़ा है और पीएम मोदी के नेतृत्व में 9 साल के अंदर सुशासन पर काम हुआ है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर भारत की तारीफ हो रही है। नड्डा ने कहा कि एनडीए गठबंधन सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है। नड्डा ने कहा कि देश ने तय कर लिया है कि 2024 में फिर से एनडीए सत्ता में आएगी और मोदी जी पीएम बनेंगे। देश ने तय कर लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, इस संकल्प के साथ कि हमारी एकता जो देश के हित के ऊपर आधारित है, अटूट है, अटल है और हम फिर एक बार 2024 में एनडीए रिजॉल्व करेगा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाएगा। उधर बेंगलुरु में विपक्ष की 2 दिन की बैठक शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इस महाबैठक में करीब 24 पार्टियां शामिल हो रही हैं। कई पार्टियों के बड़े नेता पहुंच गए हैं, तो कई दिग्गज मंगलवार को बैठक में शामिल होंगे। 2 दिन चलने वाली विपक्ष की इस महाबैठक की अगुवाई कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी नेताओं को इसमें आने का न्योता भेजा है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष की बैठक को अवसरवाद बताते हुए कहा कि ये स्वार्थ की राजनीति पर आधारित है। संविधान को अगर ठोस पहुंचती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम एकजुट होकर जो लोग इस संविधान को बचाने वाले हैं और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक होते हैं, तो हम इसमें मिलकर काम करेंगे। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। बैठक में भले तमाम विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन सवाल फिर यही कि लेफ्ट और ममता कैसे एक साथ कांग्रेस के साथ चलेंगे। सवाल ये भी है कि पटना में गठबंधन की कमान नीतीश के पास थी, लेकिन अब कमान फिर से कांग्रेस पार्टी के हाथ में है। वहीं तमाम दलों ने इस गठबंधन से दूरी बना ली है। इसमें केसीआर, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी और मायावती जैसे बड़े नेता शामिल हैं।
सवाल यह है कि कई बड़े राज्य क्षेत्रीय दल इस गठबंधन से बाहर हैं। फिर संसद में बिना आधार वाली छोटी छोटी पार्टियों को शामिल करने से जमीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जहां एक तरफ 2024 के आम चुनाव से पहले गठबंधनों का यह दावा है कि उनकी ताकत ज्यादा मजबूत है, ऐसे में कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो इन गठबंधनों से अभी दूर दिखाई देती हैं। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से एनडीए ने, जब एक तरह से जेपी नड्डा ने जब यह दावा करा कि 38 सहयोगी पार्टियां एनडीए के साथ हैं, तो आइए बताते हैं आपको कि कौन कौन सी वो पार्टियां हैं जो एनडीए के खेमे में दिखाई दे रही हैं। बीजेपी, एआईएडीएमके, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, नेशनल पीपल्स पार्टी, मिजो नेशनल फ्रंट, आईपीएफटी त्रिपुरा, बोडो पीपल्स पार्टी, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र की तमाम वो पार्टियां हैं। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, जन नायक जनता पार्टी, इंडिया मक्कल कालवी मुनित्र कड़गम। तो ये वो तमाम पार्टियां हैं, इन 38 जो पार्टियां हैं उनमें ये शामिल है। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, तमिल मनीला कांग्रेस पीएमके, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, वहीं अपना दल अनुप्रिया पटेल, ये पार्टी, इसी के साथ निषाद पार्टी। और अपने कुनबे को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि अब से 2 दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी एनडीए के गठबंधन में शामिल हो चुकी है। असम गण परिषद, लोक जनशक्ति पार्टी पासवान गुट और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट, यानी कि ये दोनों पार्टियां भी, तो कई रूठों को मनाया भी गया है और इस कुनबे को भी और बड़ा किया गया है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, यूपीपीएल यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, साथ ही एआईआरएनसी, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पुडुचेरी, शिरोमणि अकाली दल, संयुक्त ढींसा, यानी कि वो जो ढींसा का दल है वो भी, साथ ही साथ जन सेवा पवन कल्याण की पार्टी। तो ये तमाम जो पार्टियां हैं वो विपक्षी एनडीए के खेमे की है और विपक्षी गठबंधन जो दावा कर रहा है अपने साथ 24 पार्टियों का। आइए देखते हैं उसमें कौन सी पार्टी है। कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी। हालांकि पहले इस तरह के विचार हो रहे थे कि अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी साथ नहीं आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद से क्या तस्वीर बहुत बदली है। साथ ही समाजवादी पार्टी, आरएलडी, टीएमसी, डीएमके, एमडीएमके, जेएमएम, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, वहीं एनसीपी शरद पवार गुट। विपक्षी खेमे में सीपीएम, सीपीआई, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, ये विपक्षी खेमे में दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ, केरल कांग्रेस मणि। ये वो पार्टियां हैं जो विपक्षी गठबंधन के साथ हैं और किस तरह से विपक्षी गठबंधन पिछली पटना की बैठक से अलग और मजबूत दिखाई दे रहा है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कौन कौन से प्रमुख दल हैं जो गठबंधन से बाहर हैं, जिन्होंने एक दूरी बनाई है। बीआरएस, जेडीएस, बीजेटी नवीन पटनायक, बीएसपी मायावती की पार्टी, इन पार्टियों ने अपने आप को इन गठबंधनों से दूर रखा है। साथ ही कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर विपक्षी एकता में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। उसमें जो पार्टियां हैं वो भी हम आपको, उसमें जो मुद्दे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सीट बंटवारे को लेकर भी किस तरह से आगे बढ़ते हैं पूरी विपक्षी एकता में तमाम पार्टियां। बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार के तौर पर क्या सहमति बनेगी कि नहीं, गठबंधन का नेता कौन होगा और साथ ही साथ गठबंधन का संयोजक, इसको लेके जो तमाम सवाल है। और इन सबसे बड़ा मसला जो है वो यूसीसी है, जो लगातार एक तरह से बड़ा मुद्दा विपक्षी एकता में भी बना हुआ है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए। हम बता दें आज का हमारा विशेष भी इसी पे आधारित है। एनडीए का विस्तार, विपक्ष में तकरार। एक तरफ एनडीए ने अपने विस्तार का ऐलान कर दिया है, तो वहीं विपक्ष में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आपसी तकरार आज भी बरकरार है। कल जब ये सारे दल औपचारिक मंथन करेंगे, देखना दिलचस्प होगा कि तमाम उन मुद्दों पर आपसी सहमति बनती है या नहीं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। शलभमणि त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शलभमणि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि मिश्रा, कांग्रेस समर्थक हैं हमारे साथ। रामकृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सबसे पहले आप ही के पास आएंगे शलभ।
कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के बैंगलोर में विपक्षी एकता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने अपनी संख्या 38 बताई और एक साथ रूठों को मनाने की एक तरह से शुरुआत की है। ऋतु जी, मुझे लगता है कि अगर संख्या नहीं भी बताई होती तो आप सब और इस देश के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो सब जानते हैं कौन किस पाले में खड़ा है, कौन किसके साथ इस वक्त समर्थन देकर खड़ा है। जहां तक बात आप कह रहे हैं घबराने की, तो घबराहट किसके भीतर, ये तो बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि कल तक जो पानी पी पी कर आम आदमी पार्टी को कोसते थे, दिल्ली से लेके तमाम राज्यों के भीतर, पंजाब के भीतर तमाम सारे मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को ये कहते थे कि देखिए उन्होंने शीश महल खड़ा कर लिया है। वो ये कहते थे कि सोनिया गांधी अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए भ्रष्टाचार कर रही है। एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले आम आदमी पार्टी के दरवाजे पर किस प्रकार से कांग्रेस जैसा पुराना दल, इतनी पुरानी पार्टी किस प्रकार से नतमस्तक होती है, ये देश के लोगों ने देखा है कि 24 घंटे पहले तक गालियां दे रहे थे एक दूसरे को, भ्रष्टाचारी बताते थे, न जाने किन किन मुद्दों पर बात करते थे। आप जरा ये भी सोचिए कि जिस डीएमके के ऊपर स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या में शामिल होने के आरोप उस वक्त के नेताओं ने लगाए थे, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, आज कांग्रेस और डीएमके किस प्रकार से एक साथ खड़े होंगे, आज किस प्रकार से लेफ्ट और ममता दीदी एक साथ खड़े होंगे, ये तमाम सारी चीजें। और यूसीसी को लेकर तो अभी आम आदमी पार्टी ने, आपने देखा होगा कि यूसीसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना क्या रुख स्पष्ट किया था और कांग्रेस पार्टी का और बाकी लोगों का क्या रुख है। तो आज देश की जनता समझ रही है कि ये पूरा का पूरा जो एक जो गठबंधन हो रहा है, जिसको हम नहीं कहते, देश की जनता कहती है कि ठगबंधन है। और जब ये पहली बार बैठे थे तब भी लोगों ने कहा था कि यहाँ पे नेता नहीं बैठे हैं बल्कि 23,000 करोड़ का घोटाला बैठा है। घोटाला किसके ऊपर नहीं है? लालू प्रसाद यादव जी को आम आदमी पार्टी के लोग कहते थे चारा चोर है, सजा याफ्ता है। आम आदमी पार्टी के लोगों की जुबानी थी, क्या क्या नहीं कहा, और आज जाके उनके साथ बैठे हैं। आम आदमी पार्टी कहती थी कि साहब हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंकने आए हैं, हम एक नई तरह की राजनीति शुरू करने आए हैं। आप देखिए किस प्रकार की स्थिति दिख रही है। तो ये घबराहट ही दिखाती है विपक्ष की, क्योंकि उनको पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी का भी गठबंधन है, और वो गठबंधन किससे है? इस देश के गरीबों का प्रधानमंत्री मोदी जी से गठबंधन है, इस देश के वंचितों का प्रधानमंत्री मोदी जी से गठबंधन है, इस देश की माताओं बहनों का प्रधानमंत्री जी के साथ गठबंधन है। जो वंचित समाज के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उन्होंने देखा कि पहली बार कोई राजनीतिक दल है जो गरीबों के लिए काम करना चाहता है। वहां वंश बढ़ाने की बात नहीं है कि हाँ हमारा बेटा बढ़ जाए, हमारा पोता बढ़ जाए, मोदी जी के पहले कौन था, मोदी जी के बाद कौन होगा, नड्डा जी के पहले कौन था, नड्डा जी के बाद कौन होगा, ये पूछता नहीं है। कोई कार्यकर्ता उठता है और नेतृत्व करता है। इसलिए आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और मोदी जी के साथ खड़ी है। एक विश्वास है मोदी जी के प्रति, और केवल देश के भीतर नहीं, दुनिया के भीतर भी जब जाते हैं तो आप देखिए दुनिया के भीतर किस प्रकार का उनका स्वागत होता है। लेकिन ये जो एकता दिखाने का प्रयास हो रहा है उसका दुष्परिणाम भी देखिए। समाजवादी पार्टी ने जब कहा मोदी जी के खिलाफ हम गठबंधन करेंगे, परिणाम क्या हुआ? ओम प्रकाश राजभर जी ने छोड़ दिया और आके डंके की चोट पर मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। समाजवादी पार्टी और चिल्लाई, दारा चौहान जी, जिनका नाम अभी ऋतु जी आप संभवतः भूल गई थी, दारा चौहान जी बहुत बड़े नेता है, वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, और दारा चौहान जी ने लात मारी समाजवादी पार्टी को, इस्तीफा दिया। आज ही जाके इस्तीफा दे के आए, मोदी जी के नेतृत्व में आकर खड़े हो गए। एनसीपी को देखिए, मोदी जी के खिलाफ गठबंधन करने का प्रयास किया, पार्टी खत्म हो गई। लेकिन शरद मनीष जी, अजीत पवार आज भी शरद पवार से मिलने गए हैं, तो एनसीपी शरद पवार गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट अभी भी कई संकट के संकेत देता है। हमारे साथ ऋषि मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। ऋषि जी, गठबंधन की ताकतें दिखा रहे हैं दोनों ही, एक तरह से दोनों खेमे, लेकिन जो एक तरह से वैचारिक सवाल, वैचारिक एकता को लेकर जो सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं इस बार विपक्षी एकता पे, वो बहुत बड़े हैं। उनका कहना है कि 10 साल के यूपीए के घोटालों का टोला है। वैचारिक जो सवाल उठाया है आपकी एकता पर, उसमें कहा गया है न तो नीति है, न नीयत है, न नेता है। इस विकल्प में नेता क्या है जो देश के सामने आप दे रहे हैं? न नीति है, न नेता है, जो जेपी नड्डा जी ने कहा। तो फिर इतने परेशान क्यों है सलम मनीष त्रिपाठी और जो जेपी नड्डा जी को खुद आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, तो क्यों परेशान है आप? यदि जो बैठक बेंगलोर में हो रही है या पटना में, जैसे आप बैठक कर रहे हैं वैसे वो बैठक कर रहे हैं, जरूर उसमें क्या दिक्कत है? आप सलम मनीष जी को पूरा बोलने दिए। अब हम जैसे ही 2 ही लाइन बोले कि आप बीच में आ जाती है। आप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप जो सवाल होगा, पूरक सवाल जो भी होगा उसका मैं जवाब दूंगा। मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ सलम मनीष जी से, एनडीए का संयोजक कौन है? और जेपी नड्डा जी ने कहा कि विगत 9 सालों में एनडीए का विस्तार हुआ है, तो एनडीए में कौन कौन से पार्टनर थे? और एनडीए ऋषि जी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही जी। आ रही आवाज जी। विगत 9 साल में कितने बार एनडीए का बैठक हुआ?
एनडीए का संयोजक कौन है, और आज विपक्षी एकता से बीजेपी परेशान होके आज कल एनडीए की बैठक हो रही है। और ये ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे थे, वंशवाद की बात कर रहे थे, वो फोटो दिखाइए ऋतु जी, अभी चल रहा था बीच में अमित शाह एक तरफ पिता दूसरी तरफ पुत्र, कि वंशवाद का कितना बेहतरीन एग्जाम्पल दूरदर्शन पे चल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं दूरदर्शन को कि ये बीच में अमित शाह है, एक तरफ पिता है वो ओम प्रकाश राजभर और उनके पुत्र है चिराग पासवान। क्या वंशवाद के एग्जाम्पल नहीं है ऋषि जी? अब मैं बोलूंगी तो आप मुझे कहेंगे कि मैं आपको बोलने नहीं देती हूँ। तो वंशवाद का तो एक खुला उदाहरण दिखाई देता है जब विपक्षी एकता में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब दिखाई देते हैं। तो सर तस्वीरों को इस तरह से मत कोट करिए, अपनी सुविधा के अनुसार। हाँ कहें, आप अपनी बात कहें। नहीं, मेरे हिस्से का टाइम आप ही ले लीजिए, आप ही बोलिए। नहीं, मैं टाइम नहीं ले रही। आप कह रहे हैं दूरदर्शन पे दिख रहा है, तो मैंने कहा दूरदर्शन पे दोनों तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। आप कहिए, अब अपनी बात पूरी करिए आप। देखिए, जो सलम मनीष त्रिपाठी जी ने वंशवाद की बात की, तो मैंने ओपी राजभर और अमित शाह जी का मैंने एग्जाम्पल दे दिया। भ्रष्टाचार की बात की तो सलम मनीष जी चक्की पीसिंग एंड पीसिंग सर्वोच्च संवैधानिक सर्वोच्च पद पे बैठे, जिसका सम्मान मैं भी करता हूं, नरेंद्र मोदी जी का, उनके बात को मैं विश्वास करता हूं। जिस आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले जिस व्यक्ति को 70,000 करोड़ का आरोपी बताया, उसको सलम मनीष जी के गले कैसे लगा लिए। जिस ओम प्रकाश राजभर ने आदरणीय प्रधानमंत्री को पानी पी पी के गाली दिया, उसको चंद वोटों के लिए गले कैसे लगा लिए। तो सिद्धांत आपकी कहां चली जाती है? एक तरफ भ्रष्टाचारियों को गले लगा लेते हैं, और क्या कोइंसिडेंस है ऋतु जी, जिन पे ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं वही पार्टी है, ये वही लोग जो है 2-3 दिन के बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, चाहे वह शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे वो अजित पवार हो। तो ये बीजेपी के पास ना नीति है, ना जनता से जुड़े मुद्दे हैं, और जनता से जुड़े हुए मुद्दे विपक्ष उठा रही है, इसलिए बीजेपी परेशान है। और 30 से अधिक पार्टी यदि आज बेंगलोर में इकट्ठा हुई है, तो बीजेपी क्यों परेशान है? बीजेपी को परेशान नहीं होना चाहिए। बीजेपी रामकृपाल जी भी ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, क्या बेंगलुरु से सत्ता का कोई विकल्प निकलेगा 2024 के लिए? कल बड़ी बैठकें एक तरह से एक दिल्ली में होगी, दूसरी बेंगलुरु में होगी, 2024 में दिल्ली की सत्ता के लिए। देखिए ऋतु जी, पहली बात तो ये है कि मुझे अच्छा लगा बीजेपी विपक्ष की परेशानी का ख्याल रखती है, और कांग्रेस पार्टी के मित्र जो हैं वो बीजेपी की परेशानी का ख्याल रख रहे हैं। ये अच्छी बात है देश के लिए। एक बात मैं कहूंगा, मैं ये तू मैं से अलग हट करके, देखिए, मैंने जब से इस इलेक्शन को 70 साल के करीब, मैंने 65 साल से मैंने देखा है, देश में कोई भी पार्लियामेंट का इलेक्शन यानी आम चुनाव कभी भी नेगेटिव मुद्दे पर नहीं लड़ा गया है। देखिए, इंदिरा गांधी जी जब 69 में अलग हुई, उनको निकाल दिया पार्टी से, तो जब कांग्रेस आई तो उन्होंने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ, प्रीविपर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इट वॉज ए पॉजिटिव पॉलिटिकल नैरेटिव। उसके बाद जेपी का मूवमेंट शुरू हुआ। जेपी ने भी कहा संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो आप देखिए, जब जब हुआ, बीजेपी आई तो उसने नारा दिया मंदिर वहीं बनाएंगे। यह नारा नहीं था कि हम मस्जिद को ढहाएंगे। कभी भी पॉलिटिक्स में पहली बार मैं देख रहा हूं कि समूचा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। किस लिए? मोदी को हटाना है। मोदी को क्यों हटाना है? तो संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नारों से चुनाव नहीं लड़ा जाता। जनता के पास जाइएगा तो पूछेगी कि भैया क्या है ये लोकतंत्र, कहां खतरे में, बताओ ना। संविधान को बचाना है। जनता तो संविधान बेचारी पढ़ी भी नहीं है, हाँ उसकी इज्जत करती है, उसको मानती है, उसके एक्सपर्ट होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नारों से इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। अब तीसरी बात पर मैं आ रहा हूं। जब होता क्या है कि जब विपरीत नीतियों और विचारधाराओं के लोग मिलते हैं तो जानते हैं कि अगर हम पॉलिसी पर कोई बात अभी करेंगे तो हमारे मतभेद उजागर हो जाएंगे। इसीलिए ज्वाइंट फ्रंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ज्वाइंट फ्रंट बना था, उसका एक मूल सिद्धांत था
कि आज हम जरूरत के नाते एक बड़े दुश्मन से लड़ रहे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन ये ख्याल रखना कि हमारी तुम्हारी लड़ाई जारी रहे। यही होता है ज्वाइंट फ्रंट। और इसी कारण से जब ये इकट्ठा होते हैं, सफलता मिल गई 77 में, लेकिन फिर वही रहा कि ये ख्याल रखना कि हम तुमसे लड़ेंगे, और उस लड़ाई में 2.5 साल चले जी। वो पैक्स में मैं इनका। इसलिए ये अब तक का राजनीति का पूरे हिंदुस्तान के 72 साल का इतिहास है जी। कि केवल मोरारजी को छोड़ करके कोई भी 1 साल नहीं चला। तो इस बात को ये जानते हैं कि अगर हम उस चीज पर पहुंचेंगे वो दिक्कत होगी। लेकिन बेसिक फैक्ट, अब मैं एक तीसरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा जी। कांग्रेस को कर्नाटक से एक उसको जो खुशी हुई है, जो फैक्चुअल भी है, वो खुशी ये है कि बाबरी विध्वंस के बाद जो माइनॉरिटी कांग्रेस से नाराज होकर के क्षेत्रीय दलों के पास गई थी, वो कांग्रेस के पास पहली बार कर्नाटक में वापस लौटी। अब कांग्रेस को लग रहा है कि यही बात देश में होगी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो माइनॉरिटी वोट बीजेपी के पास नहीं है, वो क्षेत्रीय दलों के पास है। और वो क्षेत्रीय दल जो गैर कांग्रेसवाद से निकले हैं, जिन्होंने कांग्रेस को राज्य से भगा करके अपनी जमीन पुख्ता की है जी। तो रामकृपाल जी, जो आपने नकारात्मक प्रचार की बात की जी, ऋतु जी एक वाक्य समापन कर लूं जी जी। और इस बैठक में एक ही चीज का फैसला होना है कि त्याग कांग्रेस, क्या कांग्रेस बैसाखी बनेगी क्षेत्रीय दलों की, या क्षेत्रीय दल बैसाखी बनेंगे कांग्रेस के। इस पर अगर कोई फैसला होगा तो एकता होगी, नहीं फैसला होगा किसी न किसी को बलिदान देना है। कौन बलिदान देगा? बलिदान के पहले सब खुश हैं, जब बलिदान का मौका आएगा तब असली पता चलेगा। जी ऋषि जी, बलिदान कांग्रेस देगी या क्षेत्रीय दलों से एक बार फिर कांग्रेस बलिदान की उम्मीद कर रही है? दूसरा, नकारात्मक प्रचार की जो बात की है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सुशासन के नारे के साथ उतरने जा रही है, आज 38 दलों की बात की तो सुशासन की भी बात की। ऋषि जी, कांग्रेस के पास क्या है, क्या कहने के लिए है, क्या है वो नारा? और उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने बातें रखी, लेकिन मैं उनके बात से सहमत नहीं। क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? क्या किसानों का मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को उठा रही है। जो विपक्षी पार्टी है इन्हीं मुद्दों को उठा रही है। बीजेपी ने क्या वादा किया था 2014 में? इसमें संविधान संकट में कहाँ है सर? इसमें संविधान संकट में कहाँ है? इसमें देश में अल्पसंख्यक संकट में कहाँ है? महंगाई और बेरोजगारी में बात तो कर लूं ऋतु जी, आम जनता की तो बात कर लूं। जो महंगाई बेरोजगारी में संविधान संकट में कहाँ है? ऋषि जी ये तो बताएंगे ना आप ही बोल लीजिए ना। फिर मैं नहीं बोलूंगी, मैं सवाल तो पूछूंगी ना। हमको क्यों बुलाती हैं? तो आप ही बोल लीजिए। सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे सर? सवाल पूछेंगे ना। मुझे बोलने तो देंगे आप। जब बीजेपी का बारी आता है तो आप एक बार आप देखिए, ये बार बार मत कहिए, बार बार मत कहिए। आपको पूरा समय दिया मैंने। मैं ये कह रही हूँ बेरोजगारी और बताए ना, बेरोजगारी में संविधान संकट में कहाँ आ रहा है? रितु जी, आप उन परिवारों का मर्म और दर्द समझिए जिनके 15,000 20,000 इनकम है, वो 1200-1300 में सिलेंडर खरीदते हैं, 200 से ऊपर टमाटर का भाव है, एक दिन का रोटी नसीब नहीं होता है। उनका दर्द हम समझिए। रामकृपाल जी नहीं समझेंगे। रामकृपाल जी बड़े पत्रकार हैं, एसी में रहने वाले पत्रकार कैसे समझेंगे कि जो 10,000 15,000 कमाने वाला परिवार का खर्चा। ऋषि जी माफ करिएगा, ऋषि जी माफ करिएगा, इस तरह का कमेंट आप शलभमणि त्रिपाठी पे करें, वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन हमारे मंच पे किसी पत्रकार पे आपके सवाल उठाने लग जाए कि वो 1 एसी में रहते हैं कि वो 2 एसी में रहते हैं, तो हम नहीं जानते कि आप 4 एसी में रहते हैं कि 6 एसी में रहते हैं, और आपकी कितनी इनकम है, कहां से आती है। तो इस तरह का फालतू का सवाल ना उठाएं। सॉरी शलभमणि जी, सवाल आप लोगों पर है। उनका ये कहना है, रामकृपाल जी का बहुत साफ कहना है कि नेगेटिव प्रचार के साथ कोई भी विपक्षी एकता सफल होती नहीं दिखाई देगी। आप लोग नहीं समझेंगे। 10,000 कमाने वाले लोग कैसे काम चलाते होंगे? ठीक है ऋषि भाई, अब सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए ऋतु जी। देखिए, बौखलाहट किसके अंदर है, घबराहट किसके अंदर है, इस पैनल पे भी बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है। और जहां तक बात है कि आम आदमी का, ऋषि जी एक सेकंड, शलभमणि जी, ऋषि जी कैग ने ना मनरेगा जैसी योजना में भ्रष्टाचार पे सवाल उठाए थे। भ्रष्टाचार मनरेगा मजदूरों को 1 दिन की दिहाड़ी देता है।
तो माफ करिएगा, इस तरह के सवाल मत उठाएं। खुद कितने भ्रष्टाचारों में लिप्त कांग्रेस रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से ये नहीं अच्छा लगता। करते थे पार्लियामेंट में। जी शलावत अपनी बात पूरी करें। प्रधानमंत्री आलोचना करते थे। सुन लीजिए ऋषि भाई, अब सुन लीजिए, आपका समय पूरा हुआ। लेके आई थी राइट टू एजुकेशन, कांग्रेस लेके आई थी। इन्होंने क्या किया? सुनिए ऋषि भाई, सुनिए, 5 उपलब्धि बता दे सलाम मनी त्रिपाठी। अरे सुन लीजिए, 5 उपलब्धि बता दे, नहीं बता पाएंगे। अरे सुनिए, पत्रकार रहे हैं हमारे भाई। अरे सुन तो लीजिए, क्यों बौखला रहे हो आप? अभी से हार मान रहे हैं? ठीक ऋषि जी, क्यों हार मान रहे हैं? ठीक है ऋषि जी, आपने अपनी बात, अभी हार मानिए। चलिए, ये डिबेट की गरिमा रखी जाए। हम लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में बैठे हैं। घबराइए मत, घबराइए, बोलने दीजिए। हमारे शब्दों से घबरा क्यों रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए। आप जब बोलते रहे मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मुझे पता है कि आप कुछ भी बोलिए, जनता आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगी। फिर टोक रहे हैं आप टोकिए मत ना। देखिए, आप अपने समय पे बोलिए। आपके समय पे मैंने आपको नहीं टोका, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ऋषि जी, चर्चा को आगे बढ़ने दें। शलभ मनी अपनी बात रखें। देखिए, हम कह रहे हैं कि आम आदमी के दर्द की बात है। जरा सोचिए, आम आदमी का दर्द वो समझेगा जो सोने की चम्मच लेकर इस दुनिया में आया, उत्पन्न हुआ, या एक गरीब परिवार से निकला हुआ बेटा समझेगा। इस देश के लोगों ने देखा है ऋतु जी, 2014 के बाद से किस प्रकार से गरीबों की सेवा हुई है। और राहुल गांधी जी, मतलब सोचिए, राहुल गांधी जी जो खानदानी तौर पर ऐसे दल से आते हैं, ऐसे परिवार से आते हैं कि जिनके घर में जन्म लेते ही तय हो जाता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। और राजनीति का मॉडल क्या है? कि राजनीति का मॉडल ये है कि नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद सोनिया जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी, प्रियंका जी, रावत वाड्रा जी, और न जाने जाए कौन कौन से जी, जो पैदा होते जा रहे हैं उनके नाम पे माथे पे लिखते जा रहा है। तो जाहिर तौर पे दर्द वो समझेगा जिसके परिवार में। रामकृपाल जी बहुत संक्षेप में, रामकृपाल जी बहुत संक्षेप में, जब कांग्रेस अध्यादेश पे समर्थन को तैयार हुई तो आम आदमी पार्टी बेंगलोर पहुंची है, इससे पहले बेंगलुरु पहुंच नहीं रही थी, संशय था। क्या ये स्वार्थों का गठबंधन दिखाई दे रहा है कि आप मेरे दुख में खड़े हो, आप मेरे संकट में खड़े हो, तो हम आपके संकट में खड़े होंगे? ऋतु जी देखिए, अभी जैसा मैंने कहा ना कि सबकी एक इच्छा है कि मोदी जी न रहें। इस बात पर तो कोई विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन जब ये फार्मूला आएगा कि कौन, देखिए बेसिकली सीट होती है कि कौन कितनी स्पेस, कौन कितना त्याग इस मुद्दे पर देने जा रहा है। क्या केजरीवाल पंजाब और दिल्ली छोड़ देंगे या कांग्रेस छोड़ देगी? जाहिर सी बात है, अभी तो सारे ये मुद्दे आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो अभी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो अंतर्विरोध हैं, ये अंतर्विरोध आएंगे। और मैं बता दूं आपको कि 2019 में जो फाइट हुई थी उससे अलग एक कोई फाइट नहीं होने वाली है। एक उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, सबसे बड़ा गठबंधन 19 में हो चुका है जी। उसके बाद अगर अखिलेश तमिलनाडु में जाएंगे तो स्टालिन विचारधाराओं के समझौते के गठबंधन भी देखे गए, बंगाल से लेकर केरल तक देखे गए रामकृपाल जी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक देखे गए। 19 में कई गठबंधनों के प्रयोग किए गए, लेकिन सब अभी तक सफल होते जमीन पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। राजनेता मिल रहे हैं, लेकिन उनके तमाम एक तरह से जमीन पे जो कार्यकर्ता हैं उनके दिल नहीं मिल रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या कल विपक्षी एकता में किसी एक फॉर्मूले पे सहमति बनती दिखाई देगी तमाम उन पार्टियों की जो अपनी असहमति बाहर बहुत खुले तौर पर दिखा चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के पूरे कुनबे में भी 38 दलों पर भी सबकी नजर होगी कि कौन कौन से गठबंधन सहयोगी पहुंचे हैं एनडीए की बैठक में। बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी होगी इसी विषय पे एक और चर्चा। अभी तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।